हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 4। जो हमारा चैप्टर 4 है वो क्या है? वायु। आज हम जानेंगे वायु के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वायुमंडल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद है। में वृत्तारेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको चित्र दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन कितना परसेंट है? यहाँ पर 78%। ऑक्सीजन है यहाँ पर 21%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ऑर्गन 0.93%। अन्य सभी कितने? 0.04% यहाँ पर दिखाई गई है वायुमंडल में गैसें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर विभिन्न पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है और जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हमें हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न कराते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रक्रिया को वायु चक्र चलता रहता है। जो हमारी क्या होती है, गर्म हवा तो ऊपर चली जाती है और जो स्थान खाली हो जाता है वहाँ पर क्या होता है, ठंडी हवा आ जाती है और उस स्थान को भर देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, वायु चक्र ऐसे ही चलता रहता है हमारा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या वायुमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है। जैसे देख सकते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल सन स्क्रीन लाइकली टीनर, ऐसे हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। वायुमंडल की संरचना।
हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, महावायुमंडल एवं बहिर्मंडल। शोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल, शोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। लगभग 180 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। भावायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, वायुमंडल, महावायुमंडल, मध्य सीमा, मध्य मंडल, समताप सीमा, समताप मंडल, शोभ सीमा और यहाँ पर शोभ मंडल। ये ओजोन, ये माउंट एवरेस्ट और यहाँ पर हवाई जहाज। तो हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ऊंचाई किलोमीटर में कितनी है? यहाँ पर 100 किलोमीटर। अब हम आगे देखते हैं। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। मौसम एवं जलवायु, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वहाँ है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के कितना यहाँ पर 2 करोड़ भाग का केवल 1 भाग 2 अरबवा ही प्राप्त करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, 2 अरब ही प्राप्त होता है। जैसे तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए इस तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं मौसम की जानकारी के लिए यंत्र। पहला दे रखा है तापमापी, तापमान मापता है। वायुदाबी, वायुदाब मापता है। वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा मापता है। और यह वात दिग्दर्शी, पवन की दिशा दर्शाता है। अब मौसम की जानकारी के लिए यंत्र हमने देख लिए। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यहाँ इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एडम्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वायुदाब,
यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्री स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय में पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम इधर देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। अब हम देख सकते हैं 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। स्थायी पवने, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने। स्थायी पवने ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत में उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख वायु दाब पेटियां कौन कौन सी हमें दे रखी है यहाँ पर प्रमुख वायु दाब पेटियां। तो पहला हम देखते हैं उच्च दाब ध्रुवी पूर्वी पवन, फिर अध्रुवी निम्न दाब सनातन पछुआ पवन, उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, भूमध्य रेखा निम्न दाब डोलड्रम, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश, सनातन पछुआ पवन, अधो ध्रुवी निम्न दाब ध्रुवी पूर्वी पवन और यहाँ पर उच्च दाब। तो हम इसको देख के समझ सकते हैं यहाँ पर प्रमुख वायुदाब की पेटियों को। चक्रवात प्राकृतिक आवेश, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा दी। मुख्यतः पवन का वेग वर्षा था, ज्वारी पोतकर्ष से हानियां हुई। 1960 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंगे आ गई जिसके कारण खड़ी धान फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। जैसे कि हम देख सकते चक्रवात द्वारा विनाश कैसे हुआ था। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के
इरेसामा एवं बालीकुड़ा के बीच क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां, फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारी पोतकर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारदीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। अब हम देखते हैं आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं मानव शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और असहज महसूस करते। जैसे कि हम देख सकते हैं चक्रवाती वर्षा, इसमें क्या दिखाया गया है, ठंडी वायु और यहाँ पर गर्म वायु। जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्रकार की। सबसे पहले हमने देख ली थी चक्रवाती वर्षा, फिर हम देखते हैं आर्द्र वर्षा, यहाँ पर क्या पर्वतीय वर्षा, और इस संवहनी वर्षा को हम देख सकते हैं। तो हमने वर्षा के अलग अलग प्रकार देखे। अब हम देखते हैं पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप में हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। अब हमें अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।